Hello students, welcome back once again to your very own channel that is Maths Join with Pratyush sir. So happy Durgashtami to all of you. तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को और बीच में मैंने एक पोल भी किया था कि आप लोगों को वन शॉट सीरीज चाहिए या फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो बहुत बच्चों का बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला जहाँ पे कि वो लोग हमेशा हमको मतलब मुझे बोले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे बोले कि सर चैप्टर वाइज आप एमसीक्यूज पहले डाल दीजिए क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो बस हमको डिफरेंट टाइप का एमसीक्यूज करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं इधर उधर से सोर्सेज से वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबल हमारा एमसीक्यू सीरीज इसका नाम है, जिसमें कि हम 40 एमसीक्यूज पर चैप्टर करेंगे। वो डिपेंड करता है कि चैप्टर कितना बड़ा है, जैसे कि हमारा रिलेशन फंक्शन है, मीडियम चैप्टर है, 40 एमसीक्यूज मिल जाएगा। बट आईटीएफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उसमें 40 क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि हमारा बस आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है, पीवीबी वाला ही आ रहा है आईटीएफ से, तो वहाँ पे हम आइदर 20 या 25 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस मैंने सब सोर्सेज से उठा के लाया है, कुछ सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से लाया है, कुछ मैंने सैम्पल पेपर से लाया है, कुछ मैंने अलग अलग बुक से लाया है और कुछ मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो मोस्ट प्रोबेबल आप लोगों के टर्म 1 के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो जो बच्चे अभी तक वेट किए थे, बहुत वेलकम आप सबको ये सीरीज़ में। और जो बच्चे जस्ट अभी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर नए बच्चे हो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अभी आप लोग का कंटिन्यूसली पूजा वेकेशन में मैं ट्राई करूंगा आपका टर्म 1 का जितना भी चैप्टर है सबका एमसीक्यूज चैप्टर वाइज में हर दिन पोस्ट कर दूं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने 8 बजे बोला था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज एक्चुअली वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा लेट से आ रहा है। बट लास्ट तक रहेंगे, वीडियो को मैं जितना ट्राई करूंगा जितना कम करने के लिए, मतलब टाइम में, क्योंकि अभी आप लोग का टाइम बहुत वैल्यूबल है आप लोग के लिए। तो टाइम आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको यूटिलाइज अच्छे से करो। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 40 एमसीक्यूज का आपको सॉल्व करके दूं अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, अलोंग विद द आंसर की, तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन लिखने के बाद ही उसका आंसर लिख दूं, बट उसमें क्या होता है ना, आप लोग का डाइवर्ट मतलब माइंड डाइवर्ट होता है, आप क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देख लेते। तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है 5 क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, फिर 5 क्वेश्चन उसका आंसर, ऐसे करके मैंने डिवाइड कर दिया है। बट आप लोगों को पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होके हमारा चैनल ही है उसमें ज्वाइन होकर आप लोग वहाँ से तुरंत ही उसको डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि पहले आप लोग पूरा वीडियो को देख लो, चाहे थोड़ा स्पीड करके देखो या फिर नॉर्मल देखो, बट क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्वेश्चन ट्राई करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग को नोट कॉपी पकड़ के बैठना है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको आइदर स्क्रीनशॉट ले जाओ या फिर लिख दो, अगर टाइम है तो लिखो, अगर टाइम नहीं है तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट मैं प्रीफर करूंगा लिखने के लिए, क्योंकि रियल टाइम में आप लोग अगर ये 40 क्वेश्चंस कर दे रहे हो ना तो आप लोग को बाद में करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग अभी देख रहे हो फिर बाद में करोगे सोचोगे तो क्या कुछ फ़ायदा वैसा नहीं होने वाला। तो अगर आप रियल टाइम में अभी 35 या 45 मिनट्स इन्वेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व कर दे रहे हो ये 40 क्वेश्चन, तो आई होप कि बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल हो सकता है बाद में। ठीक है, और बट अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है और कुछ पढ़ाई करना है तो आप लोग बस ऊपर ऊपर से देख लो एक्सप्लेनेशन, बट खुद से ट्राई करना। सोल्यूशन देख के तो कोई भी बच्चा कर लेगा, आप लोग अगर खुद से कर रहे हो तो आप लोगों का भी एक वैल्यू एडिशन हो सकता है आप लोगों के चैप्टर वाइज रिवीजन में। ठीक है, तो पहले आप लोग, और ये वो बच्चे करेंगे जो कि पूरा चैप्टर 1 क्लियर है रिलेशन फंक्शन का। आपका क्लास 12 का आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आप लोग के 12th क्लास के बेसिस में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज आने के चांसेस रहता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से और आईटीएफ मिला के आपका 8 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है, 8 या 9 मार्क का टर्म 1 के सिलेबस में। तो बहुत अच्छे से हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, और जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा आई होप कि इतना क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का टर्म 1 में जो आने वाला है उसको बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। ठीक है, और ज़्यादा देरी ना करके बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज को। अभी लगातार आने वाला है, मैं ट्राई करूंगा लगातार लाने के लिए, बोल दूंगा नहीं ला पाऊंगा तो वो अच्छा बात नहीं रहेगा, तो मैं ट्राई करूंगा हर दिन लाने के लिए। बट आप लोगों को भी उतना रिस्पांस देना पड़ेगा, जितना रिस्पांस मिलेगा मुझे भी उतना एनर्जी मिलेगा, मैं डेली बेसिस में आप लोगों के लिए करके आऊँ। तो पूजा वेकेशन को आप लोग पूजा वेकेशन तो मनाओ, बट आप लोगों को पढ़ाई भी करना है, क्योंकि एक बार पढ़ाई का फ्लो टूटा तो टर्म 1 बहुत खतरनाक आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और टर्म 1 एक बार खराब हुआ तो टर्म 2 में मेकअप करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपको लोग। तो ज़्यादा देरी ना करके जितना हो सके कम टाइम में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको लिए 40 क्वेश्चन लेके आऊँ। 40 क्वेश्चन से आपका 30 एमसीक्यूज मैंने बनाया है, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज, एंड 10 आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनाया है।
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा कि केस बेस्ड भी थोड़ा सा कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और केस बेस्ड मैंने सिंपल क्वेश्चन पेपर जो हमारा सीबीएसई ने छोड़ा था उसी का 2 मेन केस स्टडी मैंने उठा के लाया हूँ रिलेशन फंक्शन का, जो कि आप लोग को हेल्पफुल होगा। आप लोग कर लिए होगे बट और एक बार देख लेंगे तो और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो और ज़्यादा बात नहीं, सीधा आते हैं पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं बच्चों। आई थिंक आप लोग का सबका कॉपी रेडी हो गया होगा, पेन रेडी हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज आज से। और अगेन हैप्पी महा अष्टमी, दुर्गाष्टमी। और आई होप कि दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके आप लोग भी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले। तो ज़्यादा देरी ना कर फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो अभी मुझे जितना पता है कि आप लोग अभी एक स्टेज में आगे होगे जबकि आपको देख के भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आ जाना चाहिए, ठीक है ना, जो स्टेज में आप लोग हो। तो देखते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो आप लोग पॉज करके भी क्वेश्चन को लिख के वहाँ पे कर सकते हो। देखो एक्सप्लेनेशन सब अगर देख लोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा जवाब भी होता है उसका। आप लोग किए भी होगे इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत बार, कि लेट ए एंड बी बी 2 फाइनाइट सेट्स containing m and n element respectively, the number of relation that can be defined from a to b is given by dash। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप लोगों का p और q नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं a सेट में और b सेट में, तो नंबर ऑफ रिलेशन जब होता है वो होता है आपका 2 to the power pq, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो यहाँ पे वो बोला है कि ए सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियस सी आंसर है कि 2 to the power mn विल बी द करेक्ट आंसर। ऑब्वियस सी बात है बच्चों। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 to the power mn। पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप लोगों को सोल्यूशन भी दिखा दूंगा एक्सप्लेनेशन की कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 to the power mn, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट को वो सेटिस्फाई कर रहा है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे जल्दी। If R is a relation in set A such that A, A belongs to R for all A belongs to A, सारा A belongs to A, अगर डबलेट सारा वहाँ पे मौजूद है तो उस टाइप का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, उस टाइप का रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अभी ये स्टेज में आप लोग आ गए हो तो ऑब्वियस सी बात है ये सब आपको आ जाना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए आप लोग का होता है ए बी अगर रहा तो बी ए होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी रहा तो ए सी रहना चाहिए, इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए। तो तीनों को काटो क्योंकि एलिमिनेट करना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे कि वो डबलेट वाला सब रहता है। डबलेट भी रहता है, उससे ज़्यादा रहने से भी चलेगा। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं आई और आर में। आई इज द आइडेंटिटी रिलेशन, आर इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। आई में क्या होता है ना, ओनली डबलेट्स आर देयर, बट रिफ्लेक्सिव में डबलेट के साथ भी एक्स्ट्रा कुछ रह गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये जो सेटिस्फाई कर रहा है वो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत सही बच्चों, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो फिनिश्ड। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, मैंने सारा जगह से उठा के लाया है तो ऑब्वियस सी बात है सारा कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट एन। मैं थोड़ा सा बच्चों जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत वेलेबल है हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट एन नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस ए। इस ये टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा बुक में देखा और ये सेम क्वेश्चन ही देख रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो आपको देखना है कि बी इज ग्रेटर देन 6 बोला है, बी इज ग्रेटर देन 6। तो बहुत ध्यान से देखो, बी ग्रेटर देन 6 मतलब बी यहाँ पे देखो जहाँ पे कि 6 होगा, तो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो जा रहा है। तो ए और बी को काट दो क्योंकि ए में 4 है और बी में बी है 3, तो वो दोनों तो कट जाएगा, तो बचा सी एंड डी। तो सी एंड डी से एक ऐसा एलिमेंट और ऐसा ऑर्डर पेयर को उठाएंगे जो कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हेलो हेलो, सॉरी बच्चों, मेरा आवाज़ कट गया था एक्चुअली मेरा आवाज़ कट गया था, सॉरी। थोड़ा इसीलिए 2-3 या 20-30 सेकंड यहाँ पे पॉज हो गया था। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लिख दिया है, मतलब थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया है, आप लोग थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर दो। यहाँ पे जो 9 लिखा है दैट इज एक्चुअली नॉट 9, ओके, दैट इज एक्चुअली नॉट 9, दैट इज 8, ओके, 7,8, ऑप्शन नंबर डी 7,8, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा देखेंगे, मैंने गलती से वहाँ पे 9 लिख दिया था, बट ऑप्शन डी इज 7,8। तो यहाँ से अगर डी 9 होता तो दोनों आंसर सही हो जा रहा था, मैंने देखा नहीं था, वो 8 कर दो। तो यहाँ पे चेक करो कि ए बी तो कट गया, अभी सी डी से हमको एक होना है, जो कि चेक करो कि सी डी से कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो ऑर्डर पेयर जो सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला रिलेशन को जो होता है 6,8, दैट इज 8 इक्वल टू 6 - 2, सॉरी 6 इक्वल टू 8 - 2, 6 इक्वल टू 8 - 2, जहाँ पे कि 8 जो है वो 6 से बड़ा भी है और वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 7 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 - 7 विल बी 1 हो रहा है, ठीक है ना। तो बट अगर 7 9 होता तो डी भी होता, बट मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पे 8 कर दो डी को। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 3 का जो आंसर हो गया हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6,8 बिलोंग्स टू आर। और ये मैंने बहुत सारे सिंपल पेपर में भी देखा, तो थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत सही बच्चों। आते हैं फिर और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बट इफेक्टिव वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बट इफेक्टिव वन, बहुत बार रिपीट भी कर रहा है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 आर टू आर बोला है, तो एफ क्या होना चाहिए? तो ऐसे में करेंगे तो इतना बार हमने क्वेश्चन को कर चुका है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो उसको अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो आंसर की क्वेश्चन नंबर 1 का चेक करो, हमारा 2 टू दी पावर एम एन हो रहा था, 2 नंबर का रिफ्लेक्सिव हो रहा था जो कि मैंने बोला, 3 का 6,8 हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हो, मैंने जो बोल के आया था उसको आप लोग अभी मार्क कर दो। डी वाला जो ऑप्शन मैं बता रहा था 4 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा चेक करेंगे। 4 नंबर का जो बच्चों क्वेश्चन था वहाँ पे बोला था कि एक्स टू दी पावर 4 होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से ही बोला है कि आप लोग अगर उसको सेट के फॉर्मेट में ले जाओगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। एक्स टू दी पावर 4 है तो ऑब्वियसली -1 का 4 भी, -1 टू दी पावर 4 भी 1 ही होगा, और 1 टू दी पावर 4 भी 1 ही होगा। तो ऑब्वियसली 1 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अगर सेम एलिमेंट के साथ कनेक्शन हो गया तो 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू दिखाने के लिए बी सेट का सारा एलिमेंट, ये भी आर सेट था, यहाँ पे भी आर सेट था, तो आर में वी कैन टेक -2 -3 -4 एज एनी नेगेटिव नंबर। बट नेगेटिव नंबर का जब हम बाई क्वाड्रेटिक रूट बनाएंगे वो रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बट हमारा रिलेशन आर टू आर बोला है, तो यहाँ पे अगर माइनस नेगेटिव कुछ भी नंबर ले ले तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जा रहेगा, आई के फॉर्मेट में आ जा रहा है। तो -2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन आर, दैट्स वाई कि ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या था कि सारा का प्री इमेज होना चाहिए, बट -2 -3 -4 ऐसे नेगेटिव नंबर का प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑन टू भी नहीं होगा, तो ना ही 1 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बहुत सही है बच्चों 4 नंबर का। फिर द करेक्ट आंसर विल बी 4 नंबर का, द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर। इतना बार क्वेश्चन को किए हैं ताकि याद भी रह गया होगा, आई होप, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोला है कि लेट द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 ऑन अ सेट ए इज 1 2 3 इज डैश। तो 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। सिमेट्रिक भी हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हुआ तो ऑब्वियसली वो 1 1 2 2 3 3 का उल्टा भी वहाँ पे प्रेजेंट है, सिमेट्रिक भी हो रहा है। ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ताकि स्पेशल केस में 1 1 2 2 3 3 अगर है तो स्पेशल केस एक था कि ए बी अगर है बट बी सी नहीं है, तो ए सी को आपको ढूंढना नहीं है, डायरेक्टली उसको स्पेशल केस में ट्रांजिटिव लिखेंगे। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, that means it is a equivalence relation. So since reflexive, symmetric and transitive is there, that means it is a equivalence relation. I hope option D is the correct answer and it will be clear to everyone. तो 5 नंबर का बच्चों आंसर हो गया आपका equivalence relation, that is option number D. ठीक है, तो बहुत सही। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो दीज आर द आंसर की फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इतना तक पूरा क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत सही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने ये इसको एक उठाया है क्वेश्चन को, बहुत ही सही लगा मुझे ये क्वेश्चन कि द रिलेशन आर इन द सेट एन, रिलेशन आर इन द सेट एन, एन मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स मस्ट बी लेस देन 4। 4 से लेस होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए बच्चों। मतलब क्या लेना है आपको 1 लेना है,
2 लेना है एंड 3 लेना है, ऑब्वियस सी बात है, और y इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो रहा है, तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज कितना हो रहा है देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, 1 प्लस 5, एक मिलेगा 6, एक मिलेगा 7, एक मिलेगा 8, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका रेंज। तो बोला है कि ये तो रिलेशन क्या हो रहा है देखो, 1 6 के साथ कनेक्ट है, 2 7 के साथ कनेक्ट है, 3 8 के साथ कनेक्ट है। तो अगर मैं उसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहूँ, अगर मैं उसका ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना चाहूँ, जस्ट वेट, हाँ, ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहूँ तो एक 6 होगा, एक 2 7 हो रहा है एक, और कॉमा 3 8 हो रहा है एक, ठीक है। तो ये बोला है कि वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया, ठीक है। सिमेट्रिक होगा क्या, 1 6 से 6 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो पाया। ट्रांजिटिव के केस में स्पेशल केस हमारा एक होता है, जिसमें कि अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी को ढूंढना नहीं है, बट ट्रांजिटिव लिख देना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं हो रहा, तो बचा क्या, ट्रांजिटिव स्पेशल केस में। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग किए होंगे। बहुत सही क्वेश्चन है। 6 नंबर कंप्लीटेड। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 8। कमिंग बैक टू द बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि कंसिडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन अ फैमिली एंड ए रिलेशन बी डिफाइंड बाय consider the non-empty set consisting of a children in a family and a relation are defined as A or B. If A is a brother of B, then R is dash. तो वो बोला है कि चिल्ड्रन है, और जहाँ पे कि ए ब्रदर सिस्टर मदर फादर हस्बैंड वाइफ, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग ये ही हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने समझाया था। जहाँ पे ब्रदर है वहाँ पे होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ए खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। फिर ए अगर बी का ब्रदर हुआ तो बी ए का सिस्टर भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा, बट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव में जाना नहीं है, क्योंकि एक बार ऑप्शन को भी आप लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैंने एस वाई और टी आर लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिखा। एस वाई टी आर एस वाई टी आर एस वाई टी आर, मतलब वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बीच में ही बोला है, तो आपको रिफ्लेक्सिव चेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, तो बी हमेशा ए का ब्रदर नहीं होगा। अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ए का सिस्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक वाला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ट्रांजिटिव के केस में अगर ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है, तो ऑब्वियसली ए सी का ब्रदर होगा, तो ट्रांजिटिव हो रहा है। तो वैसा देखा जाए, वैसा अगर देखा जाए तो वो रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव हो रहा है, बट सिमेट्रिक नहीं हो रहा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो 7 नंबर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो ए आर बी, ए इज द ब्रदर बिट दैट डज नॉट मीन दैट बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब वो सिस्टर भी हो सकती है। और ए बी का ब्रदर हुआ और बी सी का ब्रदर हुआ, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ऑब्वियसली वो ट्रांजिटिव हो रहा है बट नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा बच्चों। 7 नंबर का कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है, ठीक है, बहुत सही है। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जिसका हो गया थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगे कि हाँ सर हो गया बोल के, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी कर रहे हो साथ साथ में। 8 नंबर क्वेश्चन में आता है, बहुत सही क्वेश्चन है, और एक बार क्वेश्चन हमने लेके आ गया है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 2 4 6 8 कंसिडर एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ट्वाइस ऑफ एक्स बोला है। हाँ, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए द रेंज ऑफ एफ, रेंज कितना होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो रेंज विल बी 2 4 6। ऑब्वियस सी बात है, 8 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 है नहीं डोमेन में। 4 अगर डोमेन में है ही नहीं, 4 अगर डोमेन में है ही नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब आपका आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, सीधा सा दिख रहा है मुझे, इसको करने का भी जरूरत नहीं है। 2 4 6, क्योंकि 4 यहाँ पे ए में है ही नहीं। अगर 4 नहीं है तो यहाँ पे 8 से कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली रेंज कितना मिलेगा, जिसके साथ कनेक्ट है, दैट इज 2 4 6। तो डी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर कंप्लीट है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम इज वैल्यूएबल फॉर अस। ओके, 9 नंबर में आते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन आर, सॉरी, आइडेंटिटी रिलेशन आर ऑन सेट ए इज डैश। अगर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए हुआ तो वो क्या होना चाहिए।
वो बोला है रिफ्लेक्सिव ओनली नहीं होगा, वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, सिमेट्रिक ओनली ये भी ओनली नहीं होगा, ट्रांजिटिव ओनली ये भी ट्रांजिटिव ओनली भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि देखो एक बार हमने किया था ना 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3 है मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हुआ मतलब वो सिमेट्रिक भी हो रहा है, और सिमेट्रिक हुआ मतलब वो स्पेशल केस में ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो दैट्स वाई दैट विल बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ओनली वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाओ, ए बी सी कट गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 9 का ऑप्शन डी बहुत सही क्वेश्चन और बहुत सही आंसर भी, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ ए इज सॉरी हाँ 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर, इफ ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए 1 2 3 4 इज डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 2 एंड 3 4। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 वो बोला है, ठीक है ना। तो 1 2 और 3 4 अगर है तो आर क्या होना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो देखो 1 2 और 3 4 है, और ए को हमेशा देखना 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 होने से रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव काटो। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, काटो। ट्रांजिटिव चेक करो, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हुआ तो क्या इक्विवेलेंस होगा, नहीं होगा सर, तो बचा क्या ट्रांजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिटिव विल बी द करेक्ट आंसर। बट ट्रांजिटिव का चेक भी कर लेते हैं सर, 1 2 है बट 2 से रिलेटेड कोई नहीं है, 3 4 है 3 से रिलेटेड कोई नहीं है, स्पेशल केस बच्चों, स्पेशल केस। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो 10 का ऑप्शन सी दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन विल बी द करेक्ट आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांसेस हो सकता है, ये सेम क्वेश्चन नहीं आ सकता बट उस रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांसेस है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ठीक है। आंसर की में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। 6 और 7 नंबर का आंसर की बच्चों हमारा क्या था, चेक कर लो सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन के साथ मैंने तो ऑलरेडी कर भी दिया, बट ऐसे भी देखोगे तो 6 का ट्रांजिटिव हो रहा था ऑप्शन नंबर सी, और आपका 7 का हो रहा था आपका ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। 6 7 का हो गया। 8 9 10 का अगर देखा जाए तो 8 का तो ऑब्वियसली रेंज होता था हमारा कौन सा, देखो 8 का हमारा रेंज होता था 2 4 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर होता था इक्विवेलेंस जो कि होता था हमारा आइडेंटिटी वाला, और यहाँ पे होता था ट्रांजिटिव स्पेशल केस में ऑप्शन नंबर सी, सी ए बी ए डी सी, ठीक है। तो 10 तक का आपको आंसर की भी मिल गया। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आने का 110% चांस दिख रहा है मुझे, और सबको भी दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता बट मुझे तो दिख रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जो नंबर ऑफ रिलेशन पूछ दिया, नंबर ऑफ फंक्शन पूछ दिया, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो सारा का मैंने पीडीएफ भी बना दिया है। जो बच्चे अभी तक नहीं मिला है पीडीएफ, वो बच्चे जाके आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने चैनल लिंक दे दिया है, टेलीग्राम में ग्रुप में मैंने सारा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट को वहाँ पे कवर करके रखा है, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे तो हो जाएगा। देखो बोला है कि ई में देखो यहाँ पे जब नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा होगा, तो आप क्या एलिमेंट है उससे मतलब आपको नहीं है क्या एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ई में आपका 3 एलिमेंट है, एफ में आपका 2 एलिमेंट है। ई में आपका 3 एलिमेंट है, एफ में आपका 2 एलिमेंट है। वो बोला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जब भी आप लोग चेक करोगे, ऑन टू फंक्शन जब भी आप चेक करोगे तो वहां पे उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ फंक्शन पहले चेक करो माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन को माइनस कर दो, नंबर ऑफ फंक्शन से नंबर ऑफ इनटू फंक्शन को माइनस कर दो, विल गेट द आंसर। नंबर ऑफ फंक्शन फिर से सर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए सेकंड का एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट कर लो, और देखना कि वो कहाँ से कहाँ तक पूछा है, ई से एफ पूछा है, एफ से ई पूछा है। ई से एफ पूछा है, ई से एफ मतलब सेकंड टू द पावर फर्स्ट, दैट इज 2 टू द पावर 4 ई, 2 टू द पावर 4 मतलब f टू द पावर e, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन f टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन e, माइनस इनटू फंक्शन मतलब सेकंड का एलिमेंट कितना होता है 2, तो 2 टू द पावर 4 16 माइनस 2 दैट विल बिकम 14, तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। अगर सर f से e बोला होता, अगर f से e बोला होता तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 होता है आंसर, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ना 12 होता है आंसर, ठीक है। बहुत सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 14, दैट इज 2 टू द पावर 4 माइनस 2, तो 2 टू द पावर 4 इज 16 माइनस 2 दैट विल बिकम 14 विल बी द करेक्ट आंसर। 11 नंबर कंप्लीटेड। इस टाइप का क्वेश्चन अभी करेंगे हम। इस टाइप का ये देखो 12 नंबर हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर में ऐसा एक 1/x का था, मैंने यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन लगाया जो कि 2/x का है।
तो बोला है कि लेट एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/x। देखो ध्यान से याद रखना कि नीचे में x आ रहा है और वो आर टू आर डिफाइंड है, तो सीधा डायरेक्टली आपका आंसर नॉट डिफाइंड ही होगा। क्यों बताओ? क्योंकि 2/x मतलब x में अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 2/0 कितना हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। एनसीईआरटी में एक आपका क्वेश्चन था, वहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आर स्टार टू आर स्टार बोला था, आर स्टार जो नॉन जीरो रियल नंबर होता है, बट यहाँ पे 2/x है और रियल नंबर टू रियल नंबर होता है, मतलब रियल नंबर में 0 भी आता है, तो 2/0 पुट करने से वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड बच्चे, बट वो आर टू आर नहीं देख के डायरेक्टली वो 1 1 को चेक करेंगे, ऑन टू को चेक करेंगे, फिर बाइजेक्टिव लिख देते हैं। बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर नॉट डिफाइंड, एफ इज नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का भी बहुत सही क्वेश्चन आपका आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो देखो यहाँ पे बच्चों मैं इसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, आपको करना ही पड़ेगा इसको, तो निकाल के करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और इसका आंसर 5 भी होता है, रट्टा नहीं माने, मैं दिखा रहा हूँ। देखो अभी बोलोगे सर आप रट्टा माने बोल रहे हो, फिर भी 11 का थोड़ा सा सोल्यूशन देख लो। मैंने जैसे बोला 11 का सोल्यूशन रट्टा नहीं माने बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझना। ये तो 14 हो रहा था और यहाँ पे ये अनडिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड, एफ इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, 13 नंबर का जो मैंने बोला जिसको आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी आप लोग डिफाइन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पहले 1 1 टू ए बी सी दिया है, तो ए बी बी सी सी तो एक होगा, इक्विवेलेंस हो रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है। देखो आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन किया था उस रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव हो रहा है स्पेशल केस में, ये होगा। फिर अगर मैं ए बी को ऐड करूँ और बी ए को ऐड करूँ, तो यहाँ पे देखो ये तीनों के लिए रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये दोनों के लिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस हो गया। वैसे ही बी सी और सी बी को ऐड करेंगे, वहाँ पे भी इक्विवेलेंस हो रहा है, ए सी और सी ए को ऐड करेंगे, वहाँ पे भी इक्विवेलेंस हो रहा है, और सारा को एक बार ऐड कर दो, ए बी बी ए सी सी ए और बी सी सी बी, ये भी एक इक्विवेलेंस हो रहा है। इसके बाद आप लोग नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर पूछा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कितना हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 5। ठीक है, तो इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बट आपको निकालना है। तो बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। अगर बस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखना है 3 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 5। 4 का नहीं देता, मैंने जितना चेक किया, तो 3 का दे रहा है, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के टर्म 1 के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी डी दैट इज 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट क्वेश्चन होने का चांसेस इसमें 80% मुझे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 5। ठीक है, बहुत सही। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये भी मुझे लगा कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐड किया है इसको। देखो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को और ध्यान से इसको पहचान भी लो। ये क्वेश्चन को गिवन ए इक्वल टू 2 3 3 2 देन आर, ये बच्चों ए नहीं है, हाँ ये आर कर दो, मैंने आर ए मतलब आर कर दो क्योंकि रिलेशन ही डिफाइन है, मैंने गलती से ए लिख दिया है। आर इज 2 3 3 2 देन रिलेशन आर विल बी डैश। अगर ऐसा कुछ एक है तो वो क्या होना चाहिए बोला है। ठीक है, पहले बोला है कि रिफ्लेक्सिव इज 2 2 एडेड। अच्छा देखो अगर 2 2 ऐड करेंगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ए को मेंशन कर दो, ए को मेंशन कर दो 1 2 3। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे गलती से छोड़ दिया, ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसको ऐड भी कर दो, ए इक्वल टू 1 2 3 और आर इक्वल टू 2 3 3 2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आधा अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ए इक्वल टू 1 2 3 आर इक्वल टू 2 3 3 2। तो वो बोला है, पहला ऑप्शन में बोला है कि आपका रिफ्लेक्सिव इफ 2 2 ऐड है, 2 2 ऐड होने से रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा क्योंकि 1 1 3 3 चाहिए, तो वो ए कटा। बी में बोला है सिमेट्री विथ 3 4 एडेड, 3 4 होने से यहाँ पे 4 है ही नहीं, और अगर 3 4 भी रहा तो 4 3 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव इफ 2 2 एडेड, अच्छा 1 यहाँ पे बच्चे पूरा ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं और सी में अटक जा रहे हैं वो लोग। वो देख रहे हैं कि 2 2 सर है, 2 3 3 2 है, मतलब 2 2 मस्ट बी देयर, तो ऐसा सोच के वो लोग ट्रांजिटिव इफ 2 2 एडेड लिख दे रहे हैं, ऑप्शन सी को मार्क कर दे। बट ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सर कैसे? 2 2 ऐड करने से तो हो जा रहा है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अगर 2 3 3 2 को हम ले रहे हैं तो 2 2 हमको चाहिए होगा, बट अगर मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर दूँ, 3 2 को सामने ले आओ और 2 3 को बाद में ले लो, मतलब मैंने पहले लिखा 3 2 फिर लिखा 2 3, सेट तो सेम ही है ना, मैंने अलग कुछ नहीं किया, बस मैंने रिप्लेस कर दिया। अभी देखो 3 2 2 3 इज देयर, तो 3 3 मस्ट बी देयर, क्या 3 3 है? नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 2 और 3 3 को ऐड करने से जाके वो क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 14 का ऑप्शन डी।
तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन होके सी को आंसर मान जा रहे, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 मस्ट बी देयर, 2 ओनली ऐड करने से वो ट्रांजिटिव होने का चांसेस नहीं है। तो 2 के साथ 2 के साथ 3 को भी ऐड करेंगे तभी जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 14, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको मार्क करके रख देंगे। आई होप बच्चों 14 नंबर भी बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बच्चा लोग। लेट ए हैज 3 एलिमेंट, एन ऑफ ए इक्वल टू 3 एलिमेंट। मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट का सारा खेल है, कौन एलिमेंट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसमें फर्क पड़ता है। लेट ए हैज 3 एलिमेंट, बी हैज 4 एलिमेंट, देन द इंजेक्टिव फंक्शन 1 फंक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए वो वाला पीडीएफ को जाके आप लोग तुरंत ही देख लेना टेलीग्राम में। नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ ओनली फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितना होता है, सारा कुछ देख लेना वहाँ पे। और अगर नहीं देखे हो तो मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ, बट देख लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली समझ पाओगे। तो इसको हम हमेशा m लेते हैं और 4 को, सेकंड को हम हमेशा n लेते हैं। और n और m हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है फिर, npm होता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन। और अगर m मान लो बड़ा हो गया n से, तो वहाँ पे उसका 1 फंक्शन 0 होता है। तो ये जो बच्चे देखें वो समझ में आ गया होगा, जो बच्चे नहीं देखें अभी के लिए थोड़ा सा समझ जाओ कि अगर सेकंड का एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा या फिर इक्वल हो तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन का npm, n परम्यूटेशन m। बट अगर n छोटा है m से तो उसका नंबर ऑफ 1 फंक्शन विल बी 0। दैट इज द कॉन्सेप्ट, याद रख लेना। तो यहाँ पे जो 4 है वो ऑब्वियसली 3 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब सेकंड का एलिमेंट फर्स्ट के एलिमेंट से बड़ा है। तो क्या होना चाहिए कॉन्सेप्ट, npm। तो 4p3 विल बी द करेक्ट आंसर, 4p3 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो 4p3 ये तो समझ में आ गया, 4p3। अभी 4p3 को निकाल देते। फॉर्मूला क्या था, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस n फैक्टोरियल बाय m माइनस n फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 4 फैक्टोरियल विल बी 24। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 24। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। चेक कर लो आंसर की, थोड़ा आंसर की बच्चों थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बस थोड़ा सा चेक करेंगे, ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। इसका हो गया 14, इसका हो गया नॉट डिफाइंड, 13 भी हो गया। अच्छा 30 ये सब कर लिए थे ना। ट्रांजिटिव इसका ऑप्शन नंबर डी हो रहा था, इसको बहुत ध्यान से प्यार से याद रखेंगे, ठीक है। और 15 नंबर का जैसे कि मैंने बोला ये वाला का, इसका होता क्या है, अगर n m से बड़ा है तो उसका होता है npm, दैट इज 4p3 एंड द करेक्ट आंसर विल बी 24, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको imp लिख देंगे थोड़ा, इस टाइप का क्वेश्चन आने का 110% चांस है आपका टर्म 1 में, ठीक है। 15 नंबर कवर्ड, बहुत नाइसली कवर्ड। 16 में आते हैं बच्चा लोग। ये सर क्या क्वेश्चन एक दे दिया आप, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी लगा, क्योंकि ये भी मैंने रिपीट होते हुआ देखा बहुत सारा क्वेश्चंस में या फिर सैम्पल पेपर में, तो इसको मैं ले आया मेरे सिलेक्शन में 40 क्वेश्चन में। 16 नंबर बोला है कि लेट एस बी ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर बी द सेट ऑफ रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय ए आर बी। रिलेशन जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, a1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो आर इज फट। तो 1 प्लस ए बी करने से वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो आर क्या होना चाहिए वो पूछ रहा है या फिर बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 16 नंबर का सोल्यूशन में जाऊँ डायरेक्टली, मैं ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे ही समझा दूंगा तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग भी समझ पाओगे कि 16 नंबर का सोल्यूशन में हमने क्या किया है। देखो ध्यान से देखो कि रिफ्लेक्सिव के लिए एज 1 प्लस ए इंटू ए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर, तो एज ए स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव में 1 ऐड करने से ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा होगा ही ना। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, वो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ए स्क्वायर एक कोई भी नंबर का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव, उसके साथ 1 भी ऐड करोगे तो 0 से तो बड़ा हो ही जाएगा वो, ठीक है। तो वो आपका रिफ्लेक्सिव सारा ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्री के लिए अगर हमने कोई भी ए बी लिया तो अगर सिमेट्री में करना क्या रहता है कि ए बी को आपको लेना पड़ता है और बी ए को दिखाना पड़ता है। तो ए बी हमने अगर लिया तो ऑब्वियसली 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो ए बी को मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो बी ए होगा, तो ऑब्वियसली 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 भी 12 ही हो रहा है ना, तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। बट ट्रांजिटिव के केस में क्या हमेशा ए बी और बी सी अगर लेंगे तो ऐसे निकलेगा, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, दैट्स वाई ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव,
तो आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ट्रांजिटिव हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा, और हमेशा अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको हम ट्रांजिटिव में गिन नहीं सकते। तो 16 का बहुत क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट आई होप। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, ये भी आपका नंबर ऑफ फंक्शन वाला आ गया। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन द नंबर ऑफ फंक्शन। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम कहाँ से कहाँ पहले देखना है, ए से बी बोला है या फिर बी से ए बोला है। जहाँ से जहाँ बोला होगा तो सेकंड का एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट कर देंगे। तो सिंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 3 टू द पावर 3, दैट विल बिकम 27। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से याद रखेंगे नंबर ऑफ फंक्शन के लिए सेकंड का एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट कहां से कहां तक बोला है। अगर ए से बी तक बोला है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर बी से ए बोला है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और जहाँ पे सेम सेम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बी 3 टू दी पावर 3 ही हो रहा है 27। तो यहाँ पे ए से बी पूछा है 27 निकला, अगर बी से ए भी पूछा होता तो भी उसका आंसर 27 ही निकलता। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस 110% हो जा रहा है, लिख के ले लो आप लोग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत सही बच्चों, 17 नंबर भी बहुत सही से हमने कंप्लीट कर दिया। आते हैं 28 में पहुंच गया 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप का मैंने अलग 2 क्वेश्चन को रखा है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो 18 नंबर के साथ आप लोग मार्क कर देना आप लोग के कॉपी में। ये मैंने GIF लिया है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर GIF मतलब क्या होता है। अगर मैंने एक्चुअली क्लास में एक बार पूछा कि GIF का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे बोले कि सर व्हाट्सअप में जो हम छोड़ते हैं ना व्हाट्सअप में, उसको हम GIF बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे भी गुस्सा आया, उन लोगों को सुना दिया अच्छे से। तो मैथ में आपका GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और एक होता है मॉडुलस फंक्शन, और एक होता है सिग्नम फंक्शन। ये तीनों को आपको ध्यान से याद रखना है। और अगर आप लोग रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा तो नहीं मान लूंगा, बट याद रख लेना ये तीनों फंक्शन R में कभी भी 1 1 नहीं होते, कभी भी ऑन टू नहीं होते। ये हमारा 1.2 का हमने प्रूव करके रखा है बहुत अच्छे से। बट क्विक आप लोग को अगर कहीं पे रिस्पॉन्स देना है तो ये जो आंसर होगा कहीं पे भी वो ऑन 1 ऑन टू नहीं होगा, तो आइदर होगा तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, या फिर नॉन ऑफ द जो भी आंसर होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट करके मैं दिखा देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता। हमारा जो ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने GIF के साथ आपका सिग्नम फंक्शन एंड आपका मॉडुलस फंक्शन को भी अटैच कर रहा हूँ। आप लोग उसका भी थोड़ा सा देख लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले बोला है कि तो इसका डायरेक्टली मैं सोल्यूशन ही आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग इसको याद रख दोगे। अच्छा देखो 17 नंबर का भी सोल्यूशन मैंने जैसे बोला आप लोगों को, नंबर ऑफ फंक्शन जब पूछा होगा तो सेकंड का एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट, तो ऑब्वियसली n of b टू द पावर n of a दैट इज 3 to 3 27। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा 18 नंबर का यहाँ पे देखो आपका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने करके रखा है 18 नंबर का, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो तो आपको याद रहना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मतलब कोई भी अगर आप एलिमेंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो तो उसका लेफ्ट साइड का जो इंटीजर वैल्यू होगा दैट विल बी द करेक्ट फंक्शन। तो 1.5 और 1.6 अगर मैं ले रहा हूँ तो 1.5 और 1.6 दोनों का ही लेफ्ट साइड में 1 आता है। 1.5 और 1.5 के 6 में नंबर लाइन में दोनों का ही लेफ्ट साइड में 1 होता है। तो 1.5 का भी वैल्यू 1 के साथ कनेक्ट होगा, 1.6 का भी वैल्यू 1 के साथ कनेक्ट होगा। दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट इट इज 1 नॉट 1, क्योंकि दोनों का अगर सेम एलिमेंट इमेज हो रहा है तो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए सिंस इसका जो डोमेन है वो ओनली Z होता है, सिंस उसका डोमेन ओनली सिंस उसका रेंज हमेशा Z ही होता है, क्योंकि द नेम ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब हमेशा वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू को छोड़ के कोई भी एक नॉन इंटीजर वैल्यू ले लो, पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, बट वो इंटीजर होना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने 1.5 ले लिया, तो क्या 1.5 किसी के साथ कनेक्ट होगा, मतलब क्या कोई भी आके 1.5 के साथ कनेक्ट होगा, या फिर ऐसे बोल सकते कि 1.5 का प्री इमेज आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Z ही आता है रेंज में। तो 1.5 1.6 1.9 का कोई जगह नहीं है उसके रेंज केस में, तो 1.5 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। और ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक एलिमेंट का प्री इमेज, एक भी एलिमेंट है बट उसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो टोटल फंक्शन को हम ऑन टू नहीं बोलेंगे। तो ना ही 1 1 हो रहा है, ना ही वो ऑन टू हो रहा है, तो दैट्स वाई नॉन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, सिग्नम फंक्शन ले लो, या फिर आपका मॉडुलस फंक्शन ले लो, ये R में ना ही वो 1 1 होते हैं, ना ही वो ऑन टू होते। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप लोग जाके मेरा रिलेशन फंक्शन का 1.2 का वीडियो चेक कर सकते हो। तो 18 नंबर का बच्चों क्या हो गया आंसर, फिर नॉन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये वाला भी क्लियर हो जाना चाहिए, नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर 18 नंबर का। बहुत सही बहुत सही बहुत सही।
19 नंबर फिर से आ गया मेरा। ये अभी के लिए, अभी मतलब इस सीरीज के लिए ये जो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे सैम्पल पेपर में रिपीट होता हुआ देखा, तो मैंने इसको भी हमारा टॉप 40 के क्वेश्चन में ले आया। ठीक है, क्या बोला है, वही पूछा है बट नंबर ऑफ सब्जेक्शन पूछा है। बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, कहीं कहीं पे 1 1 2 लिखा रहता है, कहीं पे इंजेक्टिव बाइजेक्टिव लिखा रहता है, कहीं पे इंजेक्टिव सब्जेक्टिव लिखा रहता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सब्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, और दोनों को ऐड कर देंगे विल गेट बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव जहां पे लिखा होगा 1 1 को समझेंगे, सब्जेक्टिव जहां पे लिखा है ऑन टू को समझेंगे, बाइजेक्टिव जहां पे लिखा है दोनों 1 1 एंड ऑन टू को समझेंगे। बहुत क्लियर। तो यहाँ पे सर्जेक्शन लिखा है, सर्जेक्शन लिखा है, सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब क्या हो जा रहा है, सर्जेक्शन का बच्चों मतलब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वो पूछ दिया। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करके रखा है आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है आपको अभी तक याद रहना चाहिए कि नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन फिर से बताया है कि सेकंड का एलिमेंट टू दी पावर। तो यहाँ पे ए से बी बोला है, बी से ए बोला है, ए से बी बोला है, तो बी से ए से बी के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, 3 टू दी पावर एन, क्योंकि बी में बी का एलिमेंट है 3, ए का एलिमेंट है एन, माइनस इनटू फंक्शन के लिए सेकंड का एलिमेंट दैट इज 3 टू दी पावर एन माइनस 3। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन सी, नो 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 नो, ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन कर दिया वो मुझे, मैं भी कन्फ्यूज हो गया, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहकना नहीं है। 3 टू दी पावर एन माइनस 3, मैंने यहाँ पे चला गया था मेरा, बट ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस एन लिखा है, बट सेकंड का एलिमेंट 3 है, तो 3 टू दी पावर एन माइनस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ यहाँ पे 1 2 था, 3 नहीं था, मैंने इसको 3 ऐड किया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया मैंने। बट इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सेम क्वेश्चन आएगा और हम 2 टू दी पावर एन माइनस 2 लिख के आ जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, तो ताकि आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो 19 नंबर का बच्चों कौन सा हो गया था आपका, ऑप्शन बी। 19 का ऑप्शन बी को मार्क कर दो, दैट इज 3 टू दी पावर एन माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। आई होप इतना तक सब कोई रेडी हो और कर रहे हो। अगर कर रहे हो थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ मत करो। ओके, आते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑब्वियस सी बात है। अभी जस्ट अभी 2 सेकंड पहले ही मैंने बताया था कि 1 और ऑन टू, ये सर ये भी एक क्वेश्चन है, बट ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है, बट वो छोटा बच्चा जानता है, अच्छी बात है, तो आपको भी जानना है क्योंकि आप भी एक छोटे बच्चे ही हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, और वो 1 1 एंड ऑन टू का बात कर रहा है, तो बाइजेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज 20 नंबर का क्वेश्चन नंबर हो गया बाइजेक्टिव वाला। हाँ, तो और एक बार नज़र डाल दो थोड़ा किसमें सर, आंसर की में। तो 16 का ऑप्शन ए, 17 का ऑप्शन सी, 18 19 का देख लो एक बार। 18 का नॉन ऑफ दिस क्यों नहीं हो रहा था, इसका 3 टू द एन माइनस 3। अरे देखो यहाँ पे मैंने गलती से सी लिख दिया, देखो मैं फिर भी कंफ्यूज हो गया, ये सी नहीं है बी है, गलती, फिर से गलती हो गया। ऑब्वियसली इंसान हूँ बेटा, गलती हो जाता है कभी कभी। आई थिंक ऑप्शन सी में यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी कंफ्यूज होता हूँ, वहाँ पे भी कंफ्यूज। ऑप्शन बी, ध्यान से देखो इसमें, इसको देखो, मैंने बोला ना आप लोगों को, मेरा एक्सप्लेनेशन को सुनो, यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे सी मैंने गलती से लिख दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बोला तो मैंने सही था ना, बहुत सही। 20 नंबर, 20, अच्छा 20 नंबर में मैंने कर दिया ना, ऑब्वियस सी बात है 1 1 और ऑन टू अगर हुआ तो वो क्या बोलते हैं उसको, बाइजेक्टिव, ऑप्शन सी। 20 हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत सही बात है। अभी आ जाते हैं 21 नंबर में। क्या बोला है, मैंने बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला है बच्चों। देखो, इफ रिलेशन आर ऑन ए सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 बोला है मेरा सेट, ए सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी फंक्शन और कोई भी रिलेशन को जज करने के लिए। डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 2, बस 1 2, बस 1 2। रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा सर, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मस्ट बी देयर, 4 4 ऑल्सो मस्ट बी देयर, सॉरी 4 4 को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए चारों का डबलेट होना चाहिए, जो कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या, 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो इक्विवेलेंस होगा क्या, नहीं बचा क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमेशा बाजी मार दे रहा है, बट बाजी का बात नहीं है यहाँ पे, स्पेशल केस के चलते ट्रांजिटिव हो जा रहा है। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, इक्विवेलेंस भी नहीं, तो ऑब्वियसली द बात इज ट्रांजिटिव रिलेशन विल बी द करेक्ट आंसर। सो फॉर 21 नंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने 2 3 क्वेश्चन सेम टाइप का डाला है ताकि आप लोग कंफ्यूज जा रहा भी नहीं हो। तो इसका 70 to 80% चांस आ रहा है टर्म 1 के सिलेबस में, मतलब क्वेश्चन में आने के लिए। बहुत से 21 कंप्लीट है, 22 नंबर में आता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा ये टाइप का क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन मैंने डाल दिया। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कौन से इंटरवल में आपको कौन सा फंक्शन पुट करना है।
तो x 3 से बड़ा होगा तो आपको 3x पुट करना है, 1 और 3 से बीच में रहेगा तो x स्क्वायर पुट करना है, x से छोटा x 1 और 1 से छोटा होगा तो x पुट करना है, ठीक है। तो आपको ये एक वैल्यू डाला है, इसको डाल के चेक करना है। तो बहुत ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो g ऑफ -2 तो -2 कहाँ पे आ रहा है, कौन से इंटरवल में, 1 से छोटा हो रहा है तो -2 का ऑब्वियसली -2 होगा, प्लस g ऑफ 0 कहाँ पे आ रहा है, देखो 0 भी 1 से छोटा ही आ रहा है, 0 1 से छोटा है तो 0 का वैल्यू भी 0 ही होगा, प्लस g ऑफ 5 कहाँ पे आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है तो 3 इंटू 5 3x, तो 3 इंटू 5 15, तो यहाँ पे 15 हो गया, प्लस g ऑफ 2 मतलब 1 और 3 के बीच में रह रहा है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 14 प्लस 15 प्लस 4 19 -2 17, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठा दिया है, कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया और मुझे अच्छा लगा। और आने का चांसेस 60 to 70% इस टाइप का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है। तो जो बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्टिव क्वेश्चन के लिए आए हैं वो कृपया करके ये नहीं सोचेंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकता है। तो अगर आप लोग बस सिलेक्शन के बेसिस में आए हो तो चुपचाप नेट बंद करके अपने पढ़ाई में फोकस करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सही, 22 कंप्लीटेड। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, आने का चांसेस 80 to 90%। क्या क्वेश्चन है सर? सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ, बस वही। तो वो पीडीएफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, नंबर ऑफ फंक्शंस वाला। लेट इफ ए एंड बी हैव 4 एलिमेंट्स, ए का भी 4 बी का भी 4 ईच, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2, ध्यान से देखेंगे, खाली 1 1 का अलग कॉन्सेप्ट है, खाली ऑन 2 का अलग कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे 1 1 ऑन 2 बोल दिया, मतलब वो किसका फंक्शन बोल रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल रहा है। बाइजेक्टिव का भी अलग कॉन्सेप्ट है, क्या है वहाँ पे है, मैं अगर चाहूँ तो बोल दूंगा तुम लोग को, वहाँ से देखो, बट मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था, और वो आपको क्यू फैक्टोरियल देगा जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, याद आ रहा होगा, और 0 देगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पी क्यू क्या है, नंबर ऑफ पी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्यू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो दोनों का अगर सेम है तो क्यू फैक्टोरियल विल बी द आंसर, बाइजेक्टिव फंक्शन। दोनों का अगर अलग है, मतलब पी और क्यू का अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ए और बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और दोनों में सेम है, तो दोनों में अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका आंसर बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर p इक्वल टू क्यू है तो q फैक्टोरियल विल बी द आंसर। अगर अलग अलग होता, मतलब a में 3 होता b में 4 होता, तो बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होता, बट सिंस बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 4, सो द आंसर विल बिकम 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बिकम 4 3 12 दूणे 24। तो ऑप्शन ए, सॉरी उड़िया आ गया, कभी कभी हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 24। आई होप ऑल आर क्लियर। ए बी का अगर अलग अलग होता तो 0 होता चुपचाप, बट सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेम इन बोथ द साइड्स, तो ऑब्वियस सी बात है, द आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल, दैट इज योर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। तो 23 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24, बहुत सही, यस सर। 23 नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन में लेके जा रहा हूँ, बट इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने रखा है क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है 50 to 60% होने का आने का चांस है, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का 90 to 100% चांस हो सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से देखेंगे क्वेश्चन को। फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई, दो रियल नंबर एक्स एंड वाई के लिए वी राइट एक्स आर वाई, मतलब एक्स रिलेशन वाई विल बी एक्स माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, देन जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमें इरेशनल नंबर, दैट इज टी। हमेशा याद रखना आपको नोटेशन से, टी इज द इरेशनल नंबर, क्यू इज द रेशनल नंबर। तो वो बोला है कि आर क्या होना चाहिए, तो हमको ऐसा एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर का रिलेशन बनाना है, मतलब ऑर्डर पेयर को चूज करना है, जबकि एक्स माइनस वाई प्लस √2 करने से वो हमेशा क्या नंबर दे रहा होगा, इरेशनल नंबर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को उसका सोल्यूशन, अच्छा उससे पहले इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सोल्यूशन 21 का आपका हो रहा था ट्रांजिटिव हो रहा था स्पेशल केस में, 22 का 17 हो रहा था और इसका हो रहा था 24 4 फैक्टोरियल तो ये कंप्लीट हो गया। 24 का सोल्यूशन में आ जाते हैं, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा ध्यान से देखो।
रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका सारा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी ए रख रहा हूँ तो ए माइनस ए प्लस रूट टू जब करूंगा, ऑब्वियसली ए एंड माइनस ए विल बी कैंसिल आउट, तो ऑब्वियसली रूट टू निकलेगा हर केस में। अगर मैं 5 भी ले रहा हूँ तो 5 माइनस 5 प्लस रूट टू, 5 कैंसिल रूट टू। अगर मैं 10 भी ले रहा हूँ तो 10 माइनस 10 प्लस रूट टू, 10 जो भी लूंगा वो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रूट टू। तो हमेशा वो रूट टू एक इरेशनल नंबर ही देगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव होने का चांसेस श्योर हो गया। अभी आते हैं कि क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने ऐसा देखो, नहीं होने के लिए बस आपको एक एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, एक ऑर्डर पेयर। होने के लिए तो आपको सारा दिखाना पड़ेगा, बट नहीं होने, आपको अगर लग रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर है जिसका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उसको पुट करके शो करवा सकते हो आप लोग कि वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं हो रहा, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने बहुत सोचा और मैंने क्या किया ना, एक में रूट टू कॉमा वन ले लिया, एक आपका क्या ऑर्डर पेयर। तो रूट टू कॉमा वन जब लिए तो रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, तो प्लस रूट टू माइनस रूट टू, नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी। तो रूट टू प्लस रूट टू कितना हो गया, तो टू रूट टू माइनस वन विच गिव्स अस ए इरेशनल नंबर। तो रूट टू और वन बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बट क्या वन कॉमा रूट टू भी हो रहा है। जब मैंने वन कॉमा रूट टू पुट किया, वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू विल भी कैंसिल आउट, बचा कितना वन, विच इज ए रेशनल नंबर। root 2 comma 1 belongs to R, but 1 comma root 2 does not belongs to R. For that case it is not symmetric, रिफ्लेक्सिव हुआ था, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के केस में आपको ए बी और बी सी को दिखाना है और ए सी को नहीं दिखाना, अगर वैसा हो गया तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैंने पहले 2 और रूट थ्री लिया, तो 2 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, जो कि हमको एक इरेशनल नंबर दे रहा है क्योंकि रूट टू नहीं कटेगा। फिर रूट थ्री और रूट टू मैंने लिया, तो रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल भी अगर हुआ तो रूट थ्री बचा एक इरेशनल नंबर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट क्या ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो ए हमारा 2 था, बी हम सी हमारा रूट टू था। जब मैंने 2 और रूट टू लिया तो 2 माइनस रूट टू प्लस रूट टू विल बी कैंसिल आउट, विल गेट 2 व्हिच इज नॉट ए रेशनल नंबर, व्हिच इज ए रेशनल नंबर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ, बी सी बिलोंग्स टू आर हुआ, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी हमारा आर को बिलोंग्स नहीं किया। तो अगर ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिफ्लेक्सिव। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो आपका आर ई विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रिफ्लेक्सिव लेसन। ठीक, बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने का चांस 60 to 70%, ये सेम क्वेश्चन, बट इस टाइप का क्वेश्चन 90 to 100% आने का चांस है टर्म वन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपका 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते होता है ना, डायरेक्टली देख के आ जाता है क्वेश्चन, बट समझेंगे तभी आएगा। ए फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू माइनस वन टू वन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन दिया है हमारा जहाँ पे कि आर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज वन वन एंड ऑन टू। कब वन वन एंड ऑन टू होगा, जब आर क्या होना चाहिए, इफ आर इज डेथ, मतलब वो कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, तो वो वन वन ऑन टू होगा। आईटीएफ अगर आप लोग पढ़े होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0 से 2 पाई में वो हमेशा वन वन ऑन टू नहीं होगा, माइनस पाई से पाई में भी वो हमेशा वन वन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि रिपीट कर जाएगा वैल्यू। 0 से पाई में भी वो वन वन ऑन टू नहीं होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि रिपीट कर जाएगा। बट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसमें कि वो वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा, जो कि हमने आईटीएफ में बहुत अच्छे से समझाया था। तो डायरेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो आईटीएफ का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में ही साइन एक्स जो हमारा होता है वो हमारा वन वन और ऑन टू होता है, बाकी तीनों में वो नहीं होता। तो ए बी और डी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप 25 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 25 तक हम पहुंच गए, फाइनली वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर एमसीक्यूज, क्योंकि 30 तक आपका एमसीक्यूज है, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज, फिर कुछ केस स्टडी है, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी करके भी टाइम चला जा रहा है, बट क्या करें, एक्सप्लेनेशन तो करना ही पड़ेगा। पूरा जल्दी तो मैं डायरेक्टली आंसर बता के आपको छोड़ नहीं सकता, मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है थोड़ा सा, 1 घंटे या फिर 1 घंटा 10 मिनट के अंदर मैं ट्राई करूँगा इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन जल्दी आ जाएंगे। बोला है कि ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज डैश। ई टू द पावर एक्स बोल दिया, मतलब ध्यान से अगर मैं डायरेक्टली उसको आपको सोल्यूशन के पास ले आऊँगा, ई टू द पावर एक्स जो बच्चों होता है ना, ध्यान से याद रखेंगे,
तो 1 1 दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था बोलो, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को सेम लेना पड़ता था और आपको एक्स वन और एक्स टू को इक्वल दिखाना पड़ता था। तो अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हुआ तो ऑब्वियसली ई टू देयर एक्स वन इक्वल टू ई टू देयर एक्स टू हमने लिया, और ई टू दोनों साइड में लॉग ले जाएंगे तो लॉग ई लॉग जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू हमने सेम लिया था और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हमने दिखा दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो 1 1 हो गया। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ई टू देयर एक्स, तो एक्स विल बी कितना, दोनों साइड में लॉग लेंगे तो एक्स इक्वल टू लॉग वाई, बट वाई जो है उसमें नेगेटिव नंबर लेने से वो डिफाइन नहीं होगा, तो फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर उसका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा। फॉर ऑल नेगेटिव नंबर अगर एक भी एलिमेंट है जिसका प्री इमेज आपको नहीं मिला, जैसे मैंने -2 ले लिया, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव नंबर को सेटिस्फाई करे, और लॉग ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई एक भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं होगा, तो अगर नॉट ऑन टू हुआ तो ऑब्वियसली वो इन टू हो जाएगा। तो 1 1 तो हुआ, ऑन टू नहीं हुआ तो इन टू हुआ, तो मैंने बोला था अगर ऑन टू नहीं है तो आपको इन टू वाला कंडीशन को भी चेक करना है, तो ऑप्शन विल बी 1 1 एंड इन टू। तो चेक करना है कि 1 1 और इन टू कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 1 भी होगा एंड इन टू भी होगा, एंड मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 1 एंड इन टू। बहुत से ही 26 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सबका। 27 नंबर क्वेश्चन ये भी मुझे अच्छा लगा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो बोला है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, देन एफ ऑफ एक्स इज डैश, तो फंक्शन क्या होना चाहिए बोल रहे हैं। तो बहुत बच्चों को लग रहा है कि सर एक्स स्क्वायर का रूट ओवर तो होगा तो वहाँ पे एक्स ही लगा देंगे, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो डायरेक्ट सी बात है डायरेक्टली इसको लेके कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हमेशा एक्स नहीं होता, वो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। क्यों सोचो, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो आप लोग ओनली एक्स लोगे तो -1 को आप छोड़ दे रहे हो, तो इसलिए मॉड ऑफ एक्स होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट। तो उसको अगर सोल्यूशन में हम देखेंगे 27 नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ध्यान से देखो 27 नंबर यहाँ पे मैंने कर दिया है कि वहाँ पे आप ओनली एक्स लेके नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करके एक्स प्लस मोड एक्स लेना है। अभी एफ ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो 2 निकल रहा है, बट नेगेटिव नंबर कुछ भी ले लो, एफ ऑफ -1 तो -1 प्लस -1 का मोड दैट इज 0, और एफ ऑफ -2 लेंगे तो -2 प्लस -2 का मोड इज 0, तो -1 का भी 0 निकला, -2 का भी 0 निकला, तो -1 भी 0 के साथ कनेक्ट है, -2 भी 0 के साथ कनेक्ट, देन ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू का बात करेंगे तो देखो यहाँ पे मोड लगा दिए, मतलब वो हमेशा आपको पॉजिटिव या फिर 0 का वैल्यू दे सकता है, नेगेटिव तो कभी भी नहीं देगा, तो ऑब्वियसली रेंज आपका मॉडुलस फंक्शन हो जा रहा है, तो नेगेटिव नंबर जितना भी है उसका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है, और अगर एक भी नेगेटिव नंबर है उसका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है तो वो ऑन टू में भी नहीं होगा, तो ना ही वो 1 1 होगा ना ही वो ऑन टू होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 27 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, नॉन ऑफ दीज। पहले में बोला इंजेक्टिव दैट इज 1 1 विच इज नॉट परफेक्ट, 1 1 नहीं, सब्जेक्टिव ऑन टू नहीं, बाइजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, फिर बचा क्या, नॉन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 27 नंबर। इज दैट क्लियर बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, फिर से आ गया नंबर ऑफ क्या पूछा है देख लेते हैं, द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। देखो मैंने बोला था ना एम, मैंने क्या बोला था आपको, एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एन क्या है सेकंड का एलिमेंट, तो सेकंड भी यहाँ पे ए है फर्स्ट भी ए है, तो इक्वल होने से भी वो क्या देता है आपको, एन पी एम देता है, तो एन यहाँ पे कितना है 3, क्योंकि एक एलिमेंट है 3, 3p3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 3, तो हम अगर उसका निकालेंगे 3p3, तो 3p3 अगर निकालेंगे तो ऊपर में रहेगा 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 3 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 3 फैक्टोरियल विल बी द आंसर, दैट इज 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 विल बी 6, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सही। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बहुत अच्छी बात। अभी आते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा और आने का चांसेस भी हो सकता है शायद, तो फिर भी मैंने ये लिस्ट में रखा है, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो वो बोला है कि लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आई एक आइडेंटिटी रिलेशन है। हमेशा याद रखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव का सबसेट होता है, ना कि रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी का सबसेट होता है। तो आर सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए सबसेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, पहला आंसर तो नहीं हो रहा है, इसको एलिमिनेट करो। फिर बोला आर इक्वल टू आई, वो होने का चांस हो सकता है या फिर नहीं, तो हमेशा इक्वल नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो बचेगा क्या आई, दो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सबसेट हो सकता है, ठीक है। इट मे बी अ प्रॉपर सबसेट, इट मे बी इन इम्प्रॉपर सबसेट, बट ये हमेशा आर इज
सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, आर सॉरी आई मस्ट बी अ सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, आर कभी भी सबसेट ऑफ आई नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? तो 29 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, 30 नंबर जो हमारा लिस्ट में है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में, जहाँ पे कि 30 नंबर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लेट ए बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट और द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए, मतलब ए टू ए बोला है, ए टू ए बोला है, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हमारा आंसर क्या होता है, 2 टू द पावर पी की होता है। सिंस द आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज एम, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 2 टू द पावर एम इंटू एम, दैट इज 2 टू द पावर एम स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 टू द पावर एम इंटू एन दैट एम इंटू एम दैट इज 2 टू द एम स्क्वायर विल बी द करेक्ट नंबर रिलेशन का। इसलिए मैंने बोला नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इनटू, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव, सारा कुछ मैंने वो पीडीएफ में डाल दिया। अगर बच्चों के पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। फिर भी मैंने सारा कुछ बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 30 नंबर। तो अगर देखेंगे 26 का आपका हो जा रहा था ऑप्शन नंबर सी, 27 नंबर का आपका हो गया ऑप्शन नंबर, ये कौन सा था, डी, 28 का हो गया 6 डॉट की, जो कि हमारा था कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, फिर 29 का हो गया आई सबसेट ऑफ आर, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका बी आई थिंक। ऑप्शन मैंने चेक कर लेना मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। और 30 नंबर का हो गया आपका 2 टू द पावर एम स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 30 का आपका एम सी, दीज आर द 30 प्रोबेबल MCQ जो कि मुझे लगा और आई होप कि ये वाला आने का चांसेस है। अभी 31 नंबर में बच्चों आओ, 31 दिस इज आवर 31 नंबर, जहाँ पे कि आपका केस स्टडी में हर एक केस स्टडी में 5 बीट होता है, तो 31 का 5 बीट, तो ये आपका हो गया 31 से लेके 35 तक क्वेश्चन। सेकंड MCQ में हो जाएगा आपका 36 से लेके 40 क्वेश्चन, तो मोस्ट प्रोबेबल आपका 40 क्वेश्चन मैंने करवा दूंगा। ठीक है, ये देखो CBSE का क्वेश्चन बैंक से ही मैंने उठाया है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला तो आप लोग देखे ही होंगे, अगर कोई बच्चा किया है तो फिर भी और एक बार इसको थोड़ा सा देख लो। क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग आंसर एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, तो बट ऐसा ये पहले से आया था तो इसलिए एनी 4 बोला है, बट आपका जो CBSE का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें कुछ भी ऐसा आंसर नहीं है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको जो सेक्शन सी में जो 5 और 5 केस बेस्ड स्टडी मिलेगा सेक्शन सी में, तो वहाँ से आपको 10 में से एनी 8 क्वेश्चन करना है। तो हो सकता है आप पहले का 5 और दूसरे का 3 कर सकते हो, या फिर आपका 3-5 कर सकते हो, या फिर 4-4 कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 1 से 4 और वहाँ से 4 करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, एनी 8 यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, पहला का 5 दूसरा का 3, पहला का 3 दूसरा का 5, 4-4 ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वो तो बात गया क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। जो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग देखना चाहते हैं वो वाला मैंने सैम्पल पेपर का सॉल्विंग भी करके रखा है और एक मॉडल टेस्ट पेपर करके रखा है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सही। आते हैं फिर, रीड द फॉलोइंग आंसर एंड आंसर। ठीक है, सलिन एंड डेंजू आर प्लेइंग लूडो एंड होम COVID-19 वाइल रोलिंग द डाइस, वो इतना बोल दिया। आपको डायरेक्टली यहाँ पे चेक करना है सेट के बारे में। ठीक है, ए बोला है SD और B बोला है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला ना नंबर ऑफ एलिमेंट इज मस्ट मोर इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ए इज 2, नंबर ऑफ B इज 6, ये आपको ध्यान रखना है। ए में आपका 2 एलिमेंट है, B में आपका 6 एलिमेंट। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन बहुत बार पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन उसका क्या है, देखो पहला क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर ए में बोला है, मतलब बिट 1 में बोला है कि लेट आर फ्रॉम B टू B बी डिफाइंड बाई XY, Y इज डिविजिबल बाई X, Y डिविजिबल बाई X है, तो वो क्या होना चाहिए। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन में दिखा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑल x, x बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x खुद से डिविजिबल होगा, तो फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू आर रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर XY ले रहे तो y इज डिविजिबल बाई x, हमेशा x ऑल्सो डिविजिबल बाई y होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, बट 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर XY डिवाइड है, डिविजिबल y x से डिविजिबल है, तो नॉट ऑलवेज y इज ऑल्सो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई y, तो हमेशा नहीं हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। XY अगर XY अगर लिए तो मतलब y इज डिविजिबल बाई x, और YZ अगर लिए Z इज डिविजिबल बाई y, तो ऑब्वियसली x इज डिविजिबल बाई y होगा, तो हर केस में होगा ये। ठीक है, अगर हर केस में होगा तभी जगह हम ले सकते हैं। तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, बट रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो आंसर विल बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दैट इज ऑप्शन नंबर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत से ये तो बच्चे कर ही लिए होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा ये वाला करने के लिए। बोला है 1 to नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B। देखो मैंने बोला था ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने का चांसेस है, 110% चांसेस, इसलिए वो PDF बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B, A से B बोला है मतलब सेकंड टू द पावर फर्स्ट बोल दो। सेकंड का एलिमेंट कितना था, देखो 6, फर्स्ट का एलिमेंट कितना था 2, तो 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट सी बात है।
बी से ए से बी बोला है 6 स्क्वायर हुआ, ए से बी बोला अगर बी से ए बोला होता तो 2 का 6 होता। तो ए से बी बोला है मतलब सेकंड का एलिमेंट टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट, सेकंड का एलिमेंट 6 टू द पावर फर्स्ट का एलिमेंट 2, तो 6 का स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर बिट 2, दैट इज 32 नंबर। बहुत सही। आते हैं बच्चों 33 नंबर में, लेट आर बी ए रिलेशन बोला है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाय बी वेयर एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 1 3 3 4 3 1 4 3 5 5, देन आर इज डैश। आर क्या बोला है, आर क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो रहा देखो, क्योंकि हमारा ए बी सेट में हमारा 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 1 2 2 3 3 सबका डबलेट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सिव को काटो। सिमेट्रिकली देखो 1 2 है 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा। ट्रांजिटिव देखो चेक करो, ट्रांजिटिव हो जा रहा है, आई थिंक ट्रांजिटिव हो रहा है क्या, नहीं ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा, क्योंकि 1 3 है 3 4 है, 1 4 इज नॉट देयर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली नॉन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 33 और बिट 3 का ऑप्शन हो गया आपका नॉन ऑफ दिस विल बी द, क्योंकि ना ही ये सिमेट्रिक हो रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो नॉन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सही। आते हैं बच्चों फिर 34 नंबर में, राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन जब भी पूछेगा 2 टू द पी क्यू का याद करना, तो 2 टू द पी क्यू, 2 का पहला है 2, सेकंड का एलिमेंट है 6, तो 2 टू 6 विल बी 2 टू 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जहाँ पे पूछेगा तो 2 टू द पी क्यू को याद करना है आपको, और नंबर ऑफ फंक्शन जब पूछेगा तो बी टू द ए को याद करना है, सेकंड टू द फर्स्ट को याद करना है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछा था तो 2 टू द 12 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सही। बिट 5 में बोला है बच्चों क्या, बी से बी बोला है और एक रिलेशन बोला है, वो क्या है बोला है। तो अगर ध्यान से रिलेशन को देखोगे आप लोग, आर को, अगर आप लोग ध्यान से आर को देखोगे तो क्या बोला है चेक करो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 2 है 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा। ट्रांजिटिव होगा क्या, 1 1 से लेके 6 6, तो स्पेशल केस में हो रहा है, 1 2 और 2 1 है, 2 2 है, 1 2 और 2 2 है, तो 1 2 इज ऑल्सो देयर, तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ये भी नहीं होगा, इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सोल्यूशन अगर चेक करेंगे 1 का तो मैंने बता दिया था, 2 का हो गया 6 का स्क्वायर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 3 का हो गया नॉन ऑफ दिस, 4 का हो गया 2 12 एंड 5 का हो गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बहुत सही, 35 तक हो गया बच्चों, एंड अभी 36 से 40 का केस स्टडी 2 करते हैं। अभी केस स्टडी 2 है ये, वो केस स्टडी 1 था, ये केस स्टडी 2 है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन 1 से 5। तो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी बॉय एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे भी आपको सेट को ध्यान में रखना है कि बी सेट है आपका B1 B2 B3, जी सेट है आपका G1 और G2। तो यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँगा बी सेट का एलिमेंट कितना हो रहा है, एन ऑफ बी आपका 3 हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एन ऑफ जी कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो इसको रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन वेराइज हो सकता है। तो यहाँ पे वो दिया है बाइक जो रेस हो रहा था, पहले बिट में पूछा है कि पहले बिट में क्या पूछा है देखो, रवि विशेष टू फॉर्म द ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, फिर से बोला पॉसिबल रिलेशन जब बोल देगा तो 2 टू द पावर पी क्यू को याद करना, 2 टू देयर पी क्यू, तो पहले सेट में 3 एलिमेंट, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2, तो ऑब्वियस सी बात है 2 टू देयर 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 टू देयर 6 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। बहुत सही बच्चों। फिर बी में बोला कि एक्स वाई वेयर एक्स वाई एंड द सेम सेक्स बोला है। ठीक है, तो सेम सेक्स होगा तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंस ही हो रहा है ना, एक्स और एक्स सेम सेक्स का होगा, एक्स वाई अगर सेम सेक्स का हुआ तो वाई एक्स भी मतलब सेम सेक्स का होगा, और एक्स वाई अगर है वाई जेड भी सेम सेक्स का है तो एक्स जेड भी सेम सेक्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस हो रहा है ऑप्शन नंबर ए बिट 2 का। ठीक है बच्चों, बिट 3 में आते हैं। आई होप ये वाला समझ गए होगे, तो मैं ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लास्ट में आप चेक कर लेना। बोला है यहाँ पे थर्ड बिट में कि रवि वांट्स टू नो द अमंग द रिलेशन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड। फिर से मैंने बोला बी टू जी, बस देखना कि बी से जी, तो जी टू दी पावर बी होगा नंबर ऑफ जी डिवाइडेड टू दी पावर नंबर ऑफ ए। जी मतलब गर्ल्स है आपका, आई थिंक गर्ल्स थे 2, बॉयज़ थे 3, तो 2 टू दी पावर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो। फिर भी बॉयज़ कितने थे, गर्ल्स टू दी पावर बॉय मतलब 2 टू दी पावर 3। हाँ, बी से जी बोला है ना, बी से जी बोला है मतलब जी का एलिमेंट टू दी पावर बी का एलिमेंट, तो जी का एलिमेंट था 2, बी का एलिमेंट था 3, तो 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सही। हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चों 38 एंड 40, 39 एंड 40। 39 में बोला है कि बी टू जी बोला है और B1 G1 B2 G2 B3 G3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं B1 यहाँ पे B2 यहाँ पे अगर B3 कर दूँ, यहाँ पे G1 यहाँ पे G2 कर दूँ, ठीक है, तो B1 इज कनेक्टेड विद G1, B2 इज कनेक्टेड विद G2, B3 इज कनेक्टेड विद G1, तो 1 1 तो नहीं हो रहा क्योंकि G1 का 2 प्री इमेज हो रहा है, तो 1 1 नहीं हो रहा है,
1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू हो रहा है क्या, G1 एंड G2 बोथ आर कनेक्टेड, तो ऑन टू हो रहा है, तो वो 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑन टू जहाँ पे होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑन टू कहाँ पे, इंजेक्टिव नहीं होगा, ना इधर सब्जेक्टिव, ये भी नहीं होगा, सब्जेक्टिव इंजेक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सब्जेक्टिव, ओनली सब्जेक्टिव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बीट 4 का ओनली सब्जेक्टिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, 39 का भी कंप्लीट हुआ। अभी लास्ट नंबर 40, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रोबेबल 40 क्वेश्चन। रवि वांट्स टू नो द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, फिर से मैंने बोला बीट से जी, तो पहले चेक करेंगे कि एन ऑफ बी में आपका कितना एलिमेंट था, याद करो 3 एलिमेंट था, और एन ऑफ जी में कितना एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था। तो मैंने क्या बोला था कि इसका एलिमेंट इससे मतलब एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए, तब आपका एन पी एम हो रहा था। बट अगर एन लेस देन एम हो रहा है, मतलब सेकंड एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट, तो आंसर विल बी जीरो, आंसर विल बी जीरो। सो यहाँ पे हमने देखा कि जी का जो एलिमेंट था वो बी से छोटा हो जा रहा है, क्योंकि जी में 2 एलिमेंट था, बी में 3 एलिमेंट था, तो 2 इज लेस देन 3, तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर जी से बी बोलता तो 3p2 होता, बट यहाँ पे बी से जी बोल दिया, मतलब सेकंड में 2 है और फर्स्ट में 3 है, तो जो कि लेस है फर्स्ट से, तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन में उसका आंसर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेंगे। 32 का बिट 1, या फिर हम 36 नंबर बोल सकते हैं, इसका है ए, फिर है इक्विवेलेंस, फिर है 2 2 या 3, ऑप्शन डी हो रहा था। फिर बिट 4 में कितना हो रहा था, चेक करो, बिट 4 में हो रहा था आपका ये जो सब्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू हो रहा था, बस इन 1 1 नहीं हो रहा था, ऑन टू हो रहा था, ऑप्शन बी। और यहाँ पे एज एन इज लेस देन एम, तो ऑप्शन विल बी जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 40 MCQs, मोस्ट प्रोबेबल MCQ। तो जो बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि यही सारा क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो वो बच्चे को मैं कृपा करके बता दूं कि वही सेम क्वेश्चन आएगा बोल के कोई भी मतलब नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सच ए नाइस क्लास, एंड इट्स ऑलरेडी 1 hour 10 minute। तो मुझे एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली मुझे लगा था कि मैं बस आंसर, बट आंसर खाली बताने से कुछ मतलब नहीं है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया विथ अलॉन्ग विद द आंसर क्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो इसका पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है जल्दी से जाके कर लेंगे, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि अभी एजुकेशनल कंटेंट भर के आएगा, सरप्राइजेस भर के आएगा, तो सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ताकि आप लोग जाके जल्दी से कर सकते हो। तो और ज़्यादा देरी ना करके कल के लिए वेट करते हैं। जो बच्चे अभी तक लास्ट तक है, थोड़ा सा कमेंट करके बता देंगे कैसा लगा आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन। और आई होप कि ये सब क्वेश्चन अगर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबल 40 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका टर्म 1 में आएगा तो आप लोग इफेक्टिवली रिलेशन फंक्शन का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारा को सही करके भी आ जाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो मैंने नंबर ऑफ फंक्शन वाला पीडीएफ बोला वो भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। और ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कल फिर हमारा ITF का सेशन आने वाला है, तो जल्दी से 8 बजे मैं ट्राई करूंगा आने के लिए लाइव सेशन, और लाइव तो नहीं मतलब अपलोड सेशन करके आऊँगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हो। तो 6-7 दिन में हम ऑलरेडी टर्म 1 का सारा MCQ कवर कर रहे होंगे, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी वीडियो आने वाला है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। हैप्पी महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी। अच्छे से एंजॉय कीजिए, बट वैकेशन को एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कीजिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर कल वाले क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।